वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डे में। और इस वीडियो नंबर 14 में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। देखिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं और ये थ्योरी आप लोगों को बस चुटकियों में समझ में आने वाली है। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। ये बातें मैंने आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में बताई थी, लेकिन वहां कैटलिस्ट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था मैंने, इसलिए इस चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल बात की है। तो हम बात करने वाले हैं कि जब किसी कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो क्या होता है, आखिर कैसे पॉसिबल होता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो उन्हीं में से एक सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से। देखिए इस थ्योरी में क्या होता है, एक्चुअल में बेसिक मैं आपको ओवरव्यू बता दूं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट कंबाइन करता है किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ, तो वो कुछ समय के लिए एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि न तो रिएक्टेंट होता है और ना ही पूरी तरह से प्रोडक्ट होता है, जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, या उसको हम बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। और उसके बाद वो इंटरमीडिएट कंपाउंड या तो कंबाइन करेगा किसी के साथ, या वो डिकम्पोज होके आप लोग को प्रोडक्ट देता है और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। ध्यान रखना, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कभी भी रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होते हैं, हमेशा रीजनरेट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोग को समझ में आएगी। अब मैं प्रॉपर तरीके से थ्योरी समझाता हूं, फिर एक बार समझाने वाला हूं आप लोगों का। ये थ्योरी 100% में क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, एक्चुअल में क्या है कि हम मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में कि अ कैटलिस्ट एंटर्स इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में अगर पार्टिसिपेट करता है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो क्या करता है पहले रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट कंबाइन करेगा, एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनाएगा, समझ में आएगा इस तरह से, विच देन डिकम्पोज और कंबाइन विद। तो क्या करेगा कि पहले वो कंबाइन करेगा कैटलिस्ट के साथ रिएक्टेंट, एक कैटलिस्ट का हो सकता है, एक रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं आपके कैटलिस्ट के साथ। जब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मतलब टेम्परेरी प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसके दो पाथ हो सकते हैं, या तो ये डिकम्पोज होता है या किसी तीसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के बाद क्या करेगा, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट तो दे देगा फाइनल, साथ में कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड और आपको कैटलिस्ट दोबारा से मिल जाता है। प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट नेवर यूटिलाइज इन द केमिकल रिएक्शन। देन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैटलिस्ट इन द रिएक्शन लोअर्स द फ्री एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन में बात करते हैं तो कैटालिटिक रिएक्शन फास्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी एक इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है जिससे रिएक्शन को एक्टिवेट किया जाता है। तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन को एक नए पाथ से लेके जाता है जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और जिस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की कम की जाएगी वो रिएक्शन जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बस यही एक वजह होती है। तो देखिए लोअर द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड हेंस एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। एक बार फाइनल में दोबारा से बता दूं कि कोई भी कैटलिस्ट किसी एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, कंबाइन करने के बाद क्या करेगा, वो एक टेम्परेरी प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ दो पाथ हो सकते हैं, या तो वो डिकम्पोज होगा या फिर वो कंबाइन करेगा किसी तीसरे रिएक्टेंट के साथ और फाइनली आपको प्रोडक्ट देता है। साथ में जो कैटलिस्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे इट इज रीजनरेटेड बैक और वापस आप लोग को मिल जाता है। देन आगे क्या होता है कि एक्चुअल में जिस रिएक्शन की आपने बात की जहां कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया वो रिएक्शन अब एक नए पाथ से फॉलो हुआ था जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है। अब आपको यही बात मैं समझाने वाला हूं। एक देखिए जैसे O2 रिएक्टेंट है, कंबाइन करता है NO कैटलिस्ट के साथ। ओके, O2 कंबाइन कर रहा है NO के साथ, कंबाइन करके क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा NO2। ठीक है, तो ये था रिएक्टेंट और ये रहा कैटलिस्ट, इंटरमीडिएट बन गया। अब हमारा क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट NO2 कंबाइन करेगा SO2 के साथ जो कि रिएक्टेंट है तीसरा, ये दूसरा, इसके अकॉर्डिंग दूसरा रिएक्टेंट है। तो इंटरमीडिएट व्हेन रिएक्ट विद अदर रिएक्टेंट
it gives the product SO3 and NO catalyst regenerated back। यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का मैं फाइनली आपको आंसर बता दूं कि फाइनली इसका रिजल्टेंट क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं कैटलिस्ट के साथ, और कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करने पर वहां बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इंटरमीडिएट कंपाउंड या तो डिकम्पोज होता है या कंबाइन करता है किसी अदर रिएक्टेंट के साथ, आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है और साथ में कैटलिस्ट वापस मिल जाता है, आपको रीजनरेट हो जाता है। ये इसकी समरी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।